नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। कभी कभी इंसान को उसके ज्यादा पाने की चाह में जो रहता है वो भी हाथ से चले जाता है। शायद इसलिए कहावत बनी होगी, चौबे जी चले छब्बे जी बनने, दुबे जी बनकर लौटे। ये कहावत पूरी तरह से इस वक्त छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एकदम फिट बैठती नजर आ रही है। उनकी चाह थी कि वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सर्वे सर्वा बने रहे, लेकिन जिस तरह से पार्टी आलाकमान ने देवेंद्र यादव को आगे किया है, जो इस वक्त जेल में है, अराजक मामलों में जेल में है, बलौदा बाजार के एसपी कलेक्टर कार्यालय में हिंसा करवाने के मामले में जेल में है, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। भूपेश बघेल भी ऐसे ही एक कार्यक्रम के लिए अपने घर भिलाई 3 पदम नगर से आगे बढ़ते हैं। नजदीक ही एक सिरसा गेट का चौराहा आता है। उस चौराहे में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का पहले ही कोई कार्यक्रम चल रहा था, नारेबाजी चल रही थी, लेकिन तभी भूपेश बघेल को लगा कि जय श्री राम के नारे उन्हें चिढ़ाने के लिए लगाए जा रहे हैं। फिर क्या था, भूपेश बघेल अपनी गाड़ी से उतर गए। उनके तेवर और उनकी बॉडी लैंग्वेज का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि भूपेश बघेल के ऊपर इस घटना के बाद क्या बीती। जैसा कि आप खुद देख रहे होंगे, भूपेश बघेल तमतमा गए, जय श्री राम के नारे भी लगे और भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे भी लगे। और जिस तरह से वो गाड़ी से उतरकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे, उससे तो साफ नजर आ रहा था कि उनका पारा 7वें आसमान पर है। इस घटना का गुस्सा कहीं और जाकर भूपेश बघेल निकालने लगे। मौका तो था कि देवेंद्र यादव के पक्ष में धरना प्रदर्शन का, लेकिन दुर्ग जिले के एसपी को उन्होंने गुंडा तक कह दिया। एसपी ऐसे धमका दे, शिकायत कर में फिर देख ले, मतलब सबले बड़े गुंडा कोई है तो दुर्ग में एसपी बन गए। 5 साल मुख्यमंत्री बने रहने तक भूपेश बघेल में जिस तरह का गुरूर था, जिस तरह की उनकी भाषा शैली थी, जिस तरह से वो व्यवहार करते थे, फिलहाल वो रुतबा कहीं नजर नहीं आ रहा है। उन्हें वैसे नोटिस भी नहीं लिया जा रहा है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। फिर क्या था, उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री के बारे में, मौजूदा सरकार के बारे में बोल दिया कि वो इतने बड़े शख्स के नेता हैं कि उनके सामने भला कोई नारेबाजी कैसे लगा सकता है। इसमें भी सरकार की साजिश है। चौक में थे, सिरसा गेट चौक पे अचानक वो सड़क पे आए, मेरा मार्ग रोके। गाड़ी रोकने के बाद वो नारेबाजी भी कर रहे थे और मेरे जो सुरक्षा में जो तैनात सरकार ने जो दिया है, उन कर्मचारी अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। 2 बार मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा, टारगेट करके मैं यहाँ ना आ सकूं, इसलिए वो रोक रहे थे। तो सरकार इतनी डरी सहमी हुई है कि अब इस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। भूपेश बघेल अच्छी तरह से जानते हैं कि जेल जाने के बाद उनकी पार्टी में किस तरह से महत्व बढ़ जाता है। खुद वो अश्लील फर्जी सीडी के मामले में जेल गए थे। मौका था अक्टूबर 2018 का, यानी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। इस वक्त देवेंद्र यादव बेहद संगीन मामले में जेल में बंद है। उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। मौके पर जो सबूत मिले, जिस तरह से पेट्रोल पंप का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह से अपने साथ भिलाई से कुछ असामाजिक और अराजक तत्वों को बलौदा बाजार लेके गए थे, पुलिस ने ऐसे 5 लोगों को और गिरफ्तार किया है। कुल मिला के गिरफ्तारियों की संख्या 185 तक पहुंच गई है। लेकिन जिन हालातों में देवेंद्र यादव जेल में बंद है, भूपेश बघेल और उनकी कोठरी को लग रहा है पार्टी आलाकमान ने पहले तो देवेंद्र यादव को बिलासपुर से लोकसभा का कैंडिडेट बनाकर
अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ऐसे में यदि देवेंद्र यादव कुछ दिन और जेल में रहे तो देवेंद्र यादव को और सुर्खियां मिलेगी। आने वाले दिनों में पार्टी आला कमान के सामने उनके नंबर और बढ़ जाएंगे। ऐसा सिर्फ भूपेश बघेल और उनके करीबियों का नहीं मानना होगा, बल्कि देवेंद्र यादव और उनके करीबी जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से सुर्खियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नजारे मैं आपको दिखा रहा हूं। ये नजारा है कोतवाली थाना सेक्टर 6 का, जहां करीब 100-150 युवा हंगामा कर रहे थे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, अपने कपड़े उतारकर जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें आप गौर से देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा कर्मी, पुलिस वाले और यहाँ तक जो प्रदर्शनकारी है वो भी हंस रहे थे। कोशिश थी कि कैमरे के माध्यम से सुर्खियां उन्हें भी मिले। यदि उस वक्त मीडिया के कैमरे बंद हो जाते तो शायद इस तरह का प्रदर्शन भी नहीं होता। शर्ट उतारकर जिस तरह का प्रदर्शन किया गया उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदर्शनकारी आखिर चाहते क्या थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि देवेंद्र यादव इस वक्त एक ऐसे मामले में जेल में बंद है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। एसपी कलेक्टर कार्यालय के अंदर घुसकर जिस तरह से आगजनी की गई, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया, कुछ बाहरी अराजक तत्व नागपुर और यूपी के अलावा अन्य कई जगहों से तो बुलवाई गए, लेकिन देवेंद्र यादव भी अपने साथ कुछ युवाओं को लेके गए थे। पुलिस का न केवल ये आरोप है बल्कि वीडियो और तमाम साक्ष्य भी अब सामने आ चुके हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी बताया कि किस तरह से पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ। ये कोई एक दिन की तैयारी नहीं थी। देवेंद्र यादव के ऊपर साफ तौर पर गंभीर आरोप हैं और अब कई जो सबूत सामने चल कर आ रहे हैं उससे स्पष्ट हो चुका है कि सतनामी समाज, जो अमन शांति प्रेम का संदेश देने वाला समाज है, इस कार्यक्रम में देवेंद्र यादव बिन बुलाए मेहमान की तरह गए थे। उन्हें किसी ने आमंत्रित नहीं किया था, वो खुद से चलकर गए थे। भिलाई से 130 किलोमीटर दूर देवेंद्र यादव बिलासपुर से लोकसभा के उम्मीदवार थे। बलौदा बाजार न तो बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बल्कि गौर करने वाली बात यह भी है कि बलौदा बाजार के आसपास कई कांग्रेस के विधायक हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। मैं पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुका हूं, हमने लगातार इस पर विमर्श किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 15-16 मई की दरमियानी रात जब अमर गुफा में जैत खम का अपमान हुआ था, उस घटना के बाद जिस तरह से चरणबद्ध आंदोलन चल रहे थे, जिस तरह से सतनामी समाज एकजुट होकर इंसाफ की मांग कर रहा था, तब देवेंद्र यादव और कांग्रेस के नेता वहां नहीं पहुंचे। लेकिन जिस दिन आगजनी हुई, पूरी तैयारी के साथ असलहा लेकर, साधन उपलब्ध करवाकर वहां पहुंचते हैं और जैसे ही वहां से अपनी मौजूदगी हटाते हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई जिससे न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि सतनामी समाज के ऊपर भी एक दाग लग गया। यहाँ से समाज के प्रबुद्धजन आहत हैं। लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना के आरोपी देवेंद्र यादव के पक्ष में किस तरह से कांग्रेस खड़ी है। यहाँ कोई यह प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा है कि इस घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया, उसमें देवेंद्र यादव की क्या भूमिका है। साफ तौर पर जिस तरह से क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार की ओर से फर्जी मामला दर्ज किया गया, तो हमें यहाँ प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का एक बयान सुनना चाहिए, जो उन्होंने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया था कि उनके ऊपर किस तरह से फर्जी मामला मुकदमा भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा दर्ज कराया गया था। जिस तरीके से सरकार पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे थे फर्जी एफआईआर के, मैंने पूछा उनसे कि आप किस तरीके से मुझसे फर्जी एफआईआर की बात करते हैं। मुझ पर एट्रोसिटी एक्ट लगा तब जब मैं जेल के अंदर था, तब जेल भेजा गया क्या कह के कि आर्म सेट लगा है इनके ऊपर। क्या मैं AK-47 लग करके घूम रहा था? क्या मेरे ऊपर एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं तब लगी थी जब जेल में था? तो कहां से किसको बोल दिया? आज न्यायालय ने बरी किया है, आज न्यायालय ने बरी किया है, न्यायालय का सम्मान है। सतनामी समाज जैत खाम के अपमान से आहत था, उनका गुस्सा और आक्रोश भी स्वाभाविक था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि न्यायिक जांच की मांग राज्य सरकार की ओर से मान ली गई थी, समाज के प्रमुखों की ओर से संतोष भी जाहिर किया गया था। बावजूद इसके बलौदा बाजार की जो हिंसा हुई वो पूरी तरह प्री प्लान थी, पूर्व नियोजित थी, एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। इस पर चिंतन होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए कि आखिर राजनीति का स्तर कितना नीचे
पीछे जा रहा है। जातिवाद की ऐसी पॉलिटिक्स में आखिर देश कहां जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कई और भी मामले मुकदमे लगातार पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के करीबियों के ऊपर एक के बाद एक दर्ज हो रहे हैं। यहां तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी महादेव सट्टा ऐप से 508 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन मनी लेने के आरोपी हैं। इस बारे में गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने सीबीआई जांच के लिए सभी उन 70 मामलों की फाइल को आगे बढ़ा दिया है। अब सीबीआई जांच करेगी। ये निर्णय किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि ये सारे प्रकरण सीबीआई को सौंप दिए गए। अभी सीबीआई इस पर गंभीरता से जांच करेगी और किसी भी तरह के इस विषय पर कोई मुरव्वत नहीं होगी, कठोरता के साथ इस पर कार्यवाही होगी, मैं ये सोचता हूं। और विदेशों में भी जो लोग हैं उनको भी लाने की कार्यवाही की जाएगी। कोई कितना बड़ा रसूखदार हो, बख्शा नहीं जाएगा। शायद इन्हीं कारणों से भूपेश बघेल कुछ ज्यादा ही परेशान है। दरअसल महादेव सट्टा ऐप की शुरुआत 2019 में भिलाई से हुई थी। भिलाई उसका एपिक सेंटर है जहां भूपेश बघेल निवास करते हैं, जहां देवेंद्र यादव सरीखे नेता भी रहते हैं। कांग्रेस के शासन में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल सरीखे लोगों के माध्यम से महादेव सट्टा ऐप को फलने फूलने का मौका दिया गया, जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे थे, तो शुरुआत में ही पता चल गया था। वो दौर 2021 के आसपास का था, कोरोना संक्रमण का दौर था। तब चुपचाप इतनी बड़ी साजिश रची गई, न केवल छत्तीसगढ़, आज तो पूरे देश को बर्बाद करने के लिए महादेव सट्टा ऐप ने अपने व्यापक पांव पसार लिए हैं। हैरानी की बात यह है कि तब की सरकार की ओर से भी कई बार यह स्वीकार किया जा चुका था कि इसमें पुलिसकर्मी भी संलिप्त हैं, जो पैसा पहुंचाने का काम करते हैं। गलत तरीके से सट्टे के धंधे के माध्यम से खासकर युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। इस वक्त भी भिलाई दुर्ग से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में युवा गायब हैं। कहीं ना कहीं वो महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से सट्टे के धंधे में लगे हैं। इसी मामले में एक्सटॉर्शन मनी लेने का आरोप साफ तौर पर भूपेश बघेल के ऊपर है, कांग्रेस के कई पदाधिकारियों के ऊपर है। यहां मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में सीबीआई के माध्यम से जब सबूतों को खंगाला जाएगा, कड़ियों से कड़ियों को जोड़ा जाएगा, तब कई और सफेदपोश जेल चले जाएंगे। हो सकता है भूपेश बघेल भी जेल जाएं, क्योंकि न्यायालय के सामने जांच एजेंसियों ने भूपेश बघेल को आरोपी मानते हुए 4 मार्च 2024 को बाकायदा एफआईआर दर्ज की है, साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। इस मामले में ऐसा मानना है न केवल महादेव सट्टा से अवैध उगाही का यह मामला है, बल्कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है। कई 100 संपत्तियां प्रदेश के अलग अलग इलाकों में या प्रदेश के बाहर जो पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं, शेयर मार्केट से लेकर कई बेनामी संपत्तियां बनाई गई है। ऐसे ही कई सफेदपोश अब बेनकाब होने वाले हैं। जुआ सट्टा को बढ़ावा देने का मामला हो, शराब का मामला हो, कोई और घोटाला हो, इसके अलावा जात पात के जहर घोलने का मामला हो, राजनीति कुल मिलाकर चलनी चाहिए। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से राहुल गांधी विभिन्न मंचों पर सीना ठोककर जातिवाद की बात कहते हैं, ऑन कैमरा पत्रकारों से उनकी जाति पूछ लेते हैं, उनका ऐसा ही एक हास्यास्पद व्यवहार प्रयागराज से सामने आया, जहां उन्होंने दावा किया कि मैंने एक सूची देखी है जिसमें कोई मिस इंडिया दलित वर्ग से नहीं थी, माइनॉरिटी से नहीं थी। इस पर सोशल मीडिया के दौर में राहुल गांधी को इसका तगड़ा जवाब भी मिल गया। पहले राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, चंद सेकंड में उनकी बातों पर भी गौर किया जाए। मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली, कहा ठीक है देखते हैं। मतलब माइनॉरिटी भी 90% में आती है मैडम, आप भी शामिल हैं। लगता है राहुल गांधी के सलाहकार उनका मजाक उड़ाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। राहुल गांधी जो दावा कर रहे थे कि कोई माइनॉरिटी वर्ग से मिस इंडिया नहीं बना, तो मैं आज आपको एक सूची दिखा रहा हूं जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं 1952 में आई रहमान से लेकर मैं बात करूं 2017 की तो माधवी छिल्लर तक, माधवी छिल्लर सिख थी। इस तरह से वो तमाम नाम है जिसमें माइनॉरिटी वर्ग से सुंदरियां मिस इंडिया बनी। यानी या तो राहुल गांधी ने
सूची पड़ी नहीं है या जानबूझकर अपना मजाक बनाने के लिए उन्होंने इस तरह की बातें की? क्या राहुल गांधी ऐसा जानबूझकर करते हैं? जानकारों का मानना है कि जब से उन्होंने नरेंद्र मोदी की नकल करते हुए बिना पढ़े भाषण देने की कोशिश की तो कई मौकों पर वो मजाक के पात्र बन जाते हैं। इन दिनों जिस तरह से राहुल गांधी उनकी पूरी टीम देश में जातिवाद का जहर घोल रही है, जिस तरह से विभिन्न वर्गों में विद्वेष फैलाकर अपनी राजनीति रोटी सेकने की कोशिश कर रही है, ऐसे में 1983 में उनकी दादी के एक भाषण के अंश को गौर करना चाहिए जिसमें वो साफ तौर पर दावा कर रही थी कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज को चोट पहुंचाते हैं, यही बहुत बड़ी कमजोरी है। जबकि आज के दौर में राहुल गांधी अपनी दादी की बनाई हुई कांग्रेस आई के एकदम उलट जाकर कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा? कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके? कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं। ये है हमारी कमजोरी। इसकी कितनी आबादी है हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। मतलब हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं? देश के बदले हुए हालात में इस तरह की राजनीति से देश के लिए क्या संदेश जाता है? क्या ऐसे ही विकसित भारत की कल्पना साकार हो पाएगी? 2047 में भारत को यदि विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें जात पात की राजनीति से कहीं अलग एकजुट होकर देश की समृद्धि के लिए चिंतन करना होगा और विचार करना होगा कि ऐसे लोग जो समाज को तोड़ना चाहते हैं उनका कैसा कड़ा प्रतिकार किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।